नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकर के हवाले से। आर्टिकल 53 स्पीकर को डील करता है। स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली को पहला जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, यानी नेशनल असम्बली का, तो उसमें सबसे पहले स्पीकर का इंतखाब किया जाता है। स्पीकर कितना अर्सा तक रहता है? जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, स्पीकर का ओहदा रह जाता है। इसके ऑफिस का यानी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। न्यू असेंबली के इलेक्शन तक स्पीकर अपना काम जारी रखता है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाता है नेशनल असम्बली का। और अगर ये ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर उसकी जगह पे काम करता है। अगर मुल्क का सदर मुल्क में ना हो तो उसकी जगह पे पहले चेयरमैन सेनेट सदर कहलाता है, सदर के ओहदे पे काम करता है। अगर वो भी ना हो तो फिर स्पीकर काम करता है उसके जगह पे। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि ऐवान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बिल्स को इंट्रोड्यूस कराना, क्वेश्चंस और करारदादों को पेश करना। अगर कोई इसके पास ये भी इख्तियार है, अगर कोई बिल इसे लगता है कि कौमी नोयत का नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। ये इजलास बुलाने के लिए समन करता है। जब 1/4 जो है टोटल मेंबरशिप ऑफ असम्बली जो है डिमांड करे तो ये इजलास भी बुला सकता है। जब किसी मामले में टाई हो जाए इलेक्शन तो उस सूरत में ये अपना वोट कास्ट कर सकता है, वरना ये एम्पायर की हैसियत रखता है। प्रेसिडेंट के ये सक्सेसर भी कहलाता है कि अगर प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर गया है और सेनेट का चेयरमैन भी मौजूद नहीं है तो फिर ये मुल्क का प्रेसिडेंट का ओहदा इसके पास होता है। स्पीकर की जो पोजीशन है वो स्टार्ट में ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, लेकिन ये फिर जैसे स्पीकर बन जाता है तो फिर ये अपने उस हैसियत से अलग हो जाता है। फिर सेनेट के हवाले से है। आर्टिकल 59, 60 और 61 इसको डील करते हैं। सेनेट में मेंबरान की तादाद 104 है। हर सूबे में से 14-14 मेंबर लिए जाते हैं। 56 इस तरह ये बन जाते हैं। 8 फाटा में से हैं। इस्लामाबाद टेरिटरी से 2 हैं। हर सूबे में से 4 ख़वातीन यानी 16 ये हो गई। हर सूबे हर सूबे में से 4 उलमा मशाइख यानी टेक्नोक्रेट्स लिए जाते हैं, यानी 16 ये बन जाते हैं। और हर सूबे में से एक गैर मुस्लिम को लिया जाता है, यानी 4 ये हो जाते हैं। टोटल ये बन जाते हैं 104। हर सूबे से 14 हो, अगर 14 हो तो ये बन जाते हैं 56। वाटर से 8, इस्लामाबाद से 2। हर प्रोवेंस से जो वुमेंस की तादाद है वो 4, टोटल 16। इसी तरह हर सूबे से टेक्नोक्रेट्स 4 हैं, टोटल 16। हर प्रोवेंस से जो है ना एक गैर मुस्लिम है तो ये 4 हो जाते हैं, टोटल 104 की तादाद। इस तरह आपने याद कर लेना है इसे। सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी है 30 साल की उम्र हो। ये एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए मुंतखब होते हैं। पार्टियों की जो निस्बत नेशनल असम्बली में होती है उसी तादाद से इनको वहाँ पे इन्होंने अपने बंदे मुंतखब करने होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो शख्स सेनेट का मेंबर बनना चाहता है वो टीचिंग ऑफ इस्लाम से वाकिफ़ हो, वो सादिक और अमीन हो, यानी अनेस्ट एंड अमीन, और पाकिस्तान की सालमियत को अपने ऊपर लाजिम करता हो, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान को मानता हो। ये सारी चीज़ें अगर उसमें पूरी हैं तो वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने की अहलियत रखता है। अब जो सेनेट है, हाउस ऑफ सेनेट, उसके इख्तियारात क्या हैं? इनके इख्तियारात जो है वो लेजिस्लेटिव भी हैं, एग्जेक्टिव भी हैं, जुडिशल भी हैं। ये तीनों के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। चेयरमैन सेनेट जो होता है वो 3 साल के लिए मुंतखब होता है, और डिप्टी चेयरमैन भी फिर दूसरी दफ़ा भी मुंतखब हो सकते हैं। मनी बिल यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होते, बाकी हर बिल यहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है। इसका जो टोटल टेन्योर होता है वो 6 साल होता है। हर 2 साल बाद 1/3 इसकी डिज़ोल्व हो जाती है, नुमाइंदे डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसकी जगह पे नए मुंतखब हो जाते हैं। ये ऐवान हर टाइम मुकम्मल रहता है। हर कोई 6 साल पूरे करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज यानी 1/3
जो है वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे और आ जाते हैं। इस तरह ये ऐवान कंटिन्यूस पोजीशन में रहता है। सेनेट का मेंबर बनने के लिए और नेशनल असम्बली का मेंबर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन का भी एक मियार रखा गया है। 62-63 अक्सर आप सुनते होंगे कि जब भी कोई नुमाइंदे के ऊपर कोई एलिगेशन आता है तो वो 62-63 के ही शिकंजे में फंसता है। ये बहुत बड़ा यानी एक शिकंजा है कि उसमें से गुज़र के जाना वो इन सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अहलियत के लिए जो मियार है वो ये है कि पाकिस्तान के शहरी हों, सेनेट का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए 30 ईयर्स, और अगर नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ना है तो 25 ईयर। कम अज़ कम ये जो सेनेट का मेंबर बनता है वो अहल हो, नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकता हो, पाकिस्तान का शहरी हो, इलेक्टोरल कॉलेजेस के इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर उसका नाम मौजूद हो, इस्लाम से वाकफ़ियत हो, सादिक और अमीन हो, मुल्क की इंटेग्रिटी को मानता हो, आइडियोलॉजी को मानता हो, इसी तरह मोरालिटी के हवाले से गुड रिप्यूट का हामिल हो, कभी डिस्क्वालिफाइड ना हो, पार्लियामेंट से अनसाउंड माइंड ना हो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना हो, पाकिस्तान की शहरियत कभी उसकी सीज़ ना हुई हो, कोई प्रॉफिट वाला इदारा ना चलाता हो, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सॉवरेंटी पे बिलीव, इंटेग्रिटी पे बिलीव, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, सालमियत पे, अदालतों की कम्पिटेंसी पे, जुडिशरी के हवाले से उसकी इंडिपेंडेंस को, आर्म फोर्सेस के आर्म फोर्सेस की तकरीम और इज़्ज़त, और इसी तरह कभी वो सज़ा याफ्ता किसी अदालत से ना हो, कभी किसी सर्विस से वो डिसमिस ना हो या रिमूव ना किया गया हो, और इसी तरह उसने कभी कोई लोन ना लिया हो या कोई कर्ज़ा उसने माफ़ ना कराया हो, और कभी वो अपनी इस काम की अदायगी के दौरान किसी तरह का कोई इदारा नहीं चलाएगा, कोई कारोबार नहीं करेगा। इसी तरह फिर अगर वो मुंतखब हो जाता है तो मुंतखब होने के बाद वो अपनी पार्टी से हटकर वोट कास्ट भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो फिर डिस्क्वालिफिकेशन के ज़ुमरे में आएगा। इसी तरह फिर आगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के हवाले से है कि मुल्क में कानून बनाने का जो तरीक़ेकार है, बिल कैसे पास होते हैं, कानून साजी कैसे होती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। बिल 3 तरह के होते हैं। पब्लिक बिल होते हैं जो अवामी नोयत के होते हैं, प्राइवेट बिल होते हैं जो निजी मामलात के मुतालिक होते हैं, किसी प्राइवेट कंसर्न से मुतालिक, किसी ख़ास तबके से मुतालिक। मनी बिल होते हैं जिसमें बजट वगैरह शामिल होते हैं। सबसे पहले बिल ड्राफ्ट होते हैं, किसी भी ऐवान से शुरू हों वहाँ से पहले वो ड्राफ्ट होंगे, उनके अंदर कोशिश की जाएगी कि कम्प्लेक्सिटीज़ से अवॉइड किया जाए। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है जिसमें पहले बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ऐवान के अंदर, जिसने पेश करना होता है वो उसको इंट्रोड्यूस कराता है। फिर इसकी रीडिंग स्टेज आती है। रीडिंग स्टेज को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है रीडिंग स्टेज को, जिसमें फ़र्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कमेटी स्टेज और थर्ड रीडिंग शामिल होती है। फ़र्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन कराया जाता है, प्योरली फॉर्मल होती है। सेकंड रीडिंग में हर क्लास को डिस्कस किया जाता है वन बाय वन, और कमेटी स्टेज में जिस कमेटी को ये बिल दिया जाता है जो उसको डील कर रही होती है उस ख़ास मामले को, वो उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करती है, और फिर एक फ़ाइनल रीडिंग हो जाती है जिसमें क्लैरिकल मिस्टेक्स वगैरह को दूर किया जाता है। दूर करने के बाद फिर एक ऐवान से दूसरे ऐवान को भेज दिया जाता है। यानी फ़र्ज़ किया नेशनल असम्बली से बिल आया था तो फिर ये भेज दिया जाएगा सेनेट को। सेनेट से जब ये मंजूर हो जाएगा तो फिर ये भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो उसके ऊपर फ़ाइनल दस्तखत करें और बिल को मंजूर कर लें। अगर वो इसको 7 दिनों में मंजूर नहीं करते तो समझा जाएगा बिल एक्सेप्ट हो गया है, प्रेसिडेंट के पास इसको ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। तो प्रेसिडेंट जब ये देखता है तो वो ख़ुद उसके ऊपर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर देता है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव हेड कहलाता है। ताकत का मंबा जो है वो
प्राइम मिनिस्टर है और फिर इसके गिर्द उसकी काबीना होती है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है वो नेशनल असम्बली का मेंबर हो, मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे बिलीव रखता हो, फिज़िकली और मेंटली तौर पर फिट हो। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद अगला काम यही होता है कि सदर मदऊ करता है मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को कि वो आए और अपनी हुकूमत बनाए, और फिर उसके पास टाइम होता है 60 दिन के अंदर अंदर वो इस चीज़ को मुमकिन बनाए कि उसके पास मेजॉरिटी हासिल है। 60 दिन के अंदर अंदर उसने ये इस चीज़ को मुमकिन बनाना होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उससे हल्फ लेता है। अगर प्राइम मिनिस्टर जाना चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना रिज़ाइन जमा करवा के जा सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर सही काम ना कर रहा हो तो फिर ऐवान में से 20% जो मेंबरशिप है नेशनल असम्बली की वो उसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश करे, और फिर मेजॉरिटी के साथ, सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये उसको यानी कहलाता है तहरीक एतमाद का कामयाब हो जाना। इसके पास बड़े इख्तियारात होते हैं, लेजिस्लेटिव इख्तियारात सारे इसी के पास होते हैं। इसी तरह जो मुल्क के अंदर तमाम हाई अप्स जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो होती प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही हैं, करता प्रेसिडेंट है। यानी ताकत का जो असल चश्मा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही होता है। नेक्स्ट गवर्नर के हवाले से है कि सदर के मातहत हमारा जो सिस्टम है, हर सूबे के अंदर एक गवर्नर होता है। उसके लिए जो एज है वो 35 ईयर है। ऐसा शख्स जो ईमानदार हो, जिसका नाम वोटर लिस्ट में भी हो, पाकिस्तान का शहरी भी हो, कोई प्रॉफिट वाला इदारा ना चलाता हो, कोई कारोबार ना करता हो, जितने अरसा ये गवर्नर रहे। इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता इसके लिए, जब तक प्रेसिडेंट की खुशी है तब तक ये रह जाता है। सैलरीज़ हैं इसके लिए, प्रिविलेजेस हैं। रिज़ाइन देना हो तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे के जा सकता है। लेजिस्लेटिव वर्क के अंदर भी हिस्सा लेता है ये, एग्जेक्टिव वर्क के अंदर भी हिस्सा लेता है। अगर मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज हो जाए तो फिर तमाम इख्तियारात इसी के पास आ जाते हैं। गवर्नर राज लग जाता है और गवर्नर ही ऑल इन ऑल बन जाता है। बिल जो सूबाई होते हैं उसके ऊपर असेंट गवर्नर का होता है। केयर टेकर अगर गवर्नमेंट बनती है तो फिर उस सूरत में भी इसके इख्तियारात और बढ़ जाते हैं। ये तमाम अपॉइंटमेंट्स जो सूबाई लेवल पे होती हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ये परफॉर्म करता है, जिसका प्राइम मिनिस्टर के इमा पर कर रहा होता है।